कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर एक गेम को प्ले कर रहा होता है जिसे उसने अभी अभी कंप्लीट किया है और इस गेम को कंप्लीट करने में उसे लगभग 3 सालों का टाइम लगा है। पर वो ये कहता है कि ये गेम काफी आसान थी, पर मुझे कोई ऐसा गेम चाहिए जिसे मुझे कंप्लीट करने में लगभग 10 साल लगे। और वो इसी के बारे में सर्च करना शुरू कर देता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि उसके सामने की स्क्रीन चेंज हो जाती है और वहाँ पर एक नोटिफिकेशन आती है कि हम तुम्हें एक ऐसा गेम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कभी भी खत्म नहीं होगा। ये देखते ही वो काफी खुश हो जाता है और इस गेम के लिए अप्लाई कर देता है। पर वो ये देखता है कि उसके सामने यहाँ पर काफी सारे मोड्स हैं, जैसे कि इजी, मीडियम, हार्ड और साथ में एक और मोड होता है जिसका नाम है हेल मोड। और जैसे वो इस हेल मोड को प्रेस करता है तो उसके सामने एक और स्क्रीन आती है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि इसमें तुम्हें लेवल अप करने के लिए कम से कम 100 टाइम्स मोर एक्सपी चाहिए। जिसके बाद उसके सामने काफी सारे अलग अलग कैरेक्टर्स आ जाते हैं। पर वो ये देखता है कि यहाँ पर जो समनर का कैरेक्टर है उसका डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा है, यानी कि डीमन लॉर्ड से भी काफी ज्यादा। इसे प्रेस करते ही उसके सामने एक मैसेज आता है कि तुम यहाँ पर सर्फ क्लास से स्टार्ट करने वाले हो और ये अभी बेटा टेस्टिंग में है। और सर्फ का मतलब तुम एक किसान या एक फार्मर ले सकते हो जो कि खेती बाड़ी करता है। ये सारा ताम झाम खत्म हो जाने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक दूसरे वर्ल्ड में रिबॉर्न हो जाता है, जहाँ पर उसके मॉम डैड उसको देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और उसके डैड उसका नाम रखते हैं एलन। अब उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आती है जिसमें ये लिखा हुआ था कि तुम्हें इस वर्ल्ड में अपना लेवल अप करने के लिए कम से कम 100 टाइम्स एक्सपी चाहिए और तुम्हें इस वर्ल्ड को खुद ही डिस्कवर करना होगा। अब ऐसे ही टाइम बीतना शुरू हो जाता है और एलन भी बड़ा हो चुका है और अब वो 1 साल का हो चुका है और इस जगह की मदर टंग है जापानीज। उसके मॉम और डैड जापानीज में बातें कर रहे होते हैं और वो उनकी बातों को समझने के काबिल भी हो चुका है। एलन जिस जगह पर पैदा हुआ है ये एक सर्फ लैंड है जहाँ पर सभी लोग खेती करते हैं और खेती करने के लिए वो रूलिंग लॉर्ड को पे भी करते हैं। वैसे इस गांव का कोई भी नाम नहीं है। जिसके बाद एलन अपने डैड के बारे में बताता है जिनका नाम है रॉडिन और वो काफी फैमिली गाय हैं, यानी कि सारा दिन मेहनत करते हैं ताकि अपनी फैमिली को काफी अच्छे से सपोर्ट कर पाएं। और ये है एलन की मॉम जो काफी स्वीट है। एलन को नींद आनी शुरू हो जाती है तो वो उसे सुलाकर यहाँ से चली जाती है। पर एलन सोया नहीं है, वो अपने स्टैट्स को चेक करने का ट्राई करता है पर कुछ भी नहीं होता। वो बार बार इसे ट्राई करने की कोशिश करता है पर उसका स्टेटस ओपन नहीं होता। फिर वो आखिरी बार ट्राई करता है पर तभी अचानक से उसका स्टेटस सामने आ जाता है और ये एक बुक है। वो ये चेक करता है कि इस किताब के अंदर उसका लेवल 1 है और वो एक समनर है। अगली पेज पे वो ये देखता है कि यहाँ पर उसकी स्किल्स के बारे में लिखा हुआ होता है। अगर वो इन स्किल्स का इस्तेमाल करता है तो उसकी एक्सपी पहले के मुकाबले काफी गुना खुद ही बढ़ सकती है। आगे बढ़ते हुए वो ये देखता है कि यहाँ पर इस वर्ल्ड के गॉड का मैसेज होता है जो कि एलन से माफी मांग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने एलन की ग्रिमोर को काफी लेट भेजा। एलन ये बात काफी अच्छे से जानता है कि वो इंसेक्ट्स को समन कर सकता है और वो ऐसा करने का ट्राई करता है पर इस बार भी कुछ भी नहीं होता और वो बार बार इसे ट्राई करता है। जिसके बाद वो ये सोचता है कि शायद मुझे पहले क्रिएट स्किल पर काम करना चाहिए। अब एलन अपनी क्रिएट स्किल का इस्तेमाल करता है जिससे उसके सामने एक इंसेक्ट वाला कार्ड आ जाता है जिससे वो इंसेक्ट को काफी आराम से समन कर पाता है। पर तभी अचानक से उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती है और एलन घोड़ी बेचकर सो जाता है। जैसे कि वो जाग नहीं रहा है, वो आराम से सो रहा है, लेकिन अब उसे असली में नींद आने लगती है। पर तभी हम ये देखते हैं कि उसका ये इंसेक्ट वाला कार्ड उसकी ग्रिमोर में ऐड हो जाता है। अगली सुबह ये सारे अपनी दिनचर्या के काम कर रहे होते हैं और एलन घोड़ी बेचकर सो रहा है। फिर हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि उड़ चुका है और वो अपनी ग्रिमोर से उसी कार्ड को देखता है और यहाँ पर एक इंसेक्ट को समन करने का ट्राई करता है और यहाँ पर एक काफी बड़ा ग्रास हॉपर आ जाता है, यानी कि उसने फाइनली एक इंसेक्ट को समन कर लिया है। एलन उसे ऑर्डर देने का ट्राई करता है, चलो मेरे लिए पानी लेकर आ, पर वो इसकी बात नहीं मानता। जिसके बाद एलन ये चेक करता है कि वो इसका कोई भी नाम रख सकता है और वो इसका नाम रखता है डैंका। जिसके बाद एलन डैंका की पावर्स को चेक करता है और वो इसे देखकर काफी खुश हो जाता है। ओए होए बल्ले बल्ले। एलन की मॉम उसकी आवाज सुनते ही यहाँ पर आ रही होती है पर तभी अचानक वो अपने सामने डैंका को देखती है और उससे काफी डर जाती है और डैंका को जोरदार लात मारती है। अब ऐसी प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और एलन ये बताता है कि वो अब एच रैंक के बीस्ट को आराम से समन कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पर एक छोटे से माउस को समन करता है जिसका नाम वो रखता है माउसी और वो उसके स्टैट्स को भी चेक करता है और वो किसी के भी बस 10 कार्ड्स ही स्टोर कर सकता है। रॉडिन भी सारा काम निपटाकर दोबारा से घर पर आ जाते हैं पर उनके कपड़ों पर काफी ब्लड लगा हुआ होता है। थेरेसिया ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और थेरेसिया एलन की मॉम है। ये सारा कुछ बस तब हुआ जब मैं हंटिंग कर रहा था, तो घबराओ मत।
एलन ये बताता है कि उसके फादर एक सर्फ हैं, लेकिन वो हंटिंग भी करते हैं मौसम के हिसाब से। सुनो एलन, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? वो एक काफी बड़ा बोर था। एलन भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है और अभी दोनों रास्ते में जा रहे होते हैं। एलन के डैड उसे काफी सारी बर्ड्स दिखाते हैं और वो ये बताते हैं कि ये सारी बर्ड्स एक साथ नॉर्थ में जा रही हैं। वैसे मैंने तुम्हारा नाम इन्हीं बर्ड्स के ऊपर रखा है। इनका नाम है एल्बा हेरॉन्स और तुम्हारा नाम है एलन, क्योंकि ये बर्ड्स अपने पंखों का इस्तेमाल करके कहीं भी जा सकते हैं। जिसके बाद रॉडिन उसे लेकर उसी जंगली बोर के पास आ जाते हैं। एलन उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। ओयो अम्मा, ये तो काफी बड़ा है। और तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम है गैडा और वो ये कहता है, ओहो क्या बात, आज तुम अपने बेटे को भी लेकर यहाँ पर आए हो। चलो बेटे, इनको हेलो करो। हेलो अंकल, मेरा नाम है एलन और मुझे आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा। अरे वाह यार, सच में तुम तो बात ही कर सकते हो। वैसे मेरी भी एक लड़की है जिसका नाम है करीना, पर वो इतनी सिविलाइज्ड नहीं है। वैसे अंकल, क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ग्रेट बोर काफी डरावने होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी? गैडा उसे बताता है, अरे हाँ, ये बात एकदम सच है। वैसे भी ग्रेट बोर सी रैंक के मॉन्स्टर्स होते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। और हाँ बच्चे, एक ग्रेट बोर को हराने के लिए हमें कम से कम 20 लोग चाहिए। एलन ये सोचता है, तो चलो मुझे इससे एक बेंच मार्क मिल चुका है। फिर हमें 10 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलन की क्रिएट स्किल भी लेवल 2 की हो चुकी है और साथ में समन स्किल भी उसका लेवल भी 2 हो चुका है। यहाँ तक कि उसे एक एक्सपेंशन स्किल भी मिल चुकी है और उसकी ग्रीमोर का एक और पार्ट अनलॉक हो चुका है। एलन अब जी रैंक के मॉन्स्टर्स को काफी आराम से समन कर सकता है और साथ में उसे एक और स्किल भी मिली है और ये स्किल काफी कमाल की है। और हाँ, उसका कार्ड इन्वेंटरी स्पेस भी पहले के मुकाबले डबल हो चुका है। एलन फटाक से अपना सारा खाना खाता है और वो इन कार्ड्स को फ्यूज करने का ट्राई करता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि ऐसा करने के लिए उसके पास इनफ एमपी नहीं होती। वो जी रैंक के बीस्ट को भी समन करने का ट्राई करता है, पर ऐसा नहीं होता, जिससे वो काफी उदास हो जाता है। फिर कहानी कुछ टाइम आगे जाती है जहाँ पर एलन की स्किल्स पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुकी हैं और अब वो हॉपर और मॉली को फ्यूज करता है, जिससे उसे एक और कार्ड मिल जाता है और ये कार्ड एक बर्ड का है जो कि जी रैंक की है। वो इसका नाम रखता है चैपी और जैसे वो इसे समन करता है तो ये बर्ड उसके सामने आ जाती है, यानी कि चैपी उसकी सेवा में हाजिर है। एलन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि चैपी वॉइस मिमिक काफी अच्छे से कर सकती है, यहाँ तक कि वो एलन की आवाज को हूबहू कॉपी कर रही होती है। जिसके बाद एलन बाकी सबको भी समन करता है और उनके साथ काफी देर खेलता है और साथ में उनसे कहता है कि वो अपनी एबिलिटीज का भी इस्तेमाल करें। ऐसे ही दोपहर हो जाती है जहाँ पर करीना एलन के साथ नाइट खेल रही होती है। ये दोनों खेलते हुए काफी मस्ती करते हैं। करीना उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक्स करती है, पर एलन उसके सारे अटैक्स को बस डॉज कर रहा होता है। पर एलन ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि करीना सच में काफी फास्ट है और वो ये सोचता है कि मैंने अपनी सारे के सारे बफ्स एजिलिटी में लगा दिए हैं, पर फिर भी मैं इसका काफी मुश्किल से सामना कर पा रहा हूँ। और अगली पल वो एलन की स्वॉर्ड को भी तोड़ देती है। करीना के साथ प्रैक्टिस करते करते एलन की हालत काफी बुरी हो जाती है और वो थक कर लेट जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि एलन की मॉम प्रेग्नेंट है। वो उनके पास जाकर उनकी हेल्प करता है और वो ये कहता है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा क्योंकि मॉम की टमी वीक हो चुकी है, तो मुझे भी आपकी हेल्प करनी है। अब ये सारे बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं। एलन ये सोचता है कि मेरे पास इतना स्टेमिना है जितना कि बड़ों में होता है, पर उसकी मॉम उससे कहती है, अरे ओए, तुम अभी छोटे बच्चे हो तो तुम्हें करीना के साथ खेलना चाहिए। और हाँ बच्चे, वैसे भी तुम्हें एक दिन वो काम करना ही होगा, तो जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते तो आराम से खेलो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। उसकी मॉम उससे ये पूछती है, पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस पेड़ पर पत्थर क्यों फेंक रहे थे? ओ अच्छा, वो वाले। वो बस इसीलिए ताकि मैं उन सभी को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट कर पाऊँ। अरे वाह बेटे, तुम तो सच में काफी ब्रेव हो। और एलन ये सारा कुछ इसीलिए कर रहा था ताकि वो ये बात जान पाए कि उसके पास समनिंग स्किल है या कोई और स्किल भी जो कि उसके अंदर छुपी हुई है। रॉडिन उससे कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें करीना के साथ नाइट खेलना काफी अच्छा लगता है और वैसे भी मैं तुम्हारी अप्रेजल सेरेमनी के लिए काफी खुश हूँ। एलन इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसकी मॉम उसे बताती है कि जब तुम 5 साल की हो जाओगे तो तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है ये पहचानने के लिए एक सेरेमनी होती है जिसे अप्रेजल सेरेमनी कहा जाता है। कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि एलन अपनी समन की गई चीजों को पूरे 1 दिन तक बाहर रख सकता है और तभी करीना यहाँ पर आ जाती है। इन दोनों में दोबारा से फाइट होती है और वो दोबारा से एलन की हालत काफी गंदी कर देती है। रॉडिन भी अपने काम से वापस आ जाते हैं। एलन की मॉम जैसे ही अपने कमरे से बाहर आती हैं, तो डैनका उनके पैरों पर बैठा हुआ होता है और वो उसे देखकर काफी डर जाती हैं और नीचे गिरने वाली होती हैं, पर उसके हस्बैंड उसे बचा लेते हैं। पर अचानक से उसके पेट में पेन होना शुरू हो जाता है। जाओ करीना, अपनी मॉम को यहाँ पर लेकर आओ। अगले ही पल करीना की मॉम और उसके डैड यहाँ पर आ जाते हैं और उसकी मॉम आते ही यहाँ से सभी को बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता
जाता है, जहाँ पर एलन की मॉम को एक और बेटा हुआ है और ये बेटा काफी क्यूट है। एलन के डैड उसका नाम रखते हैं मैश। ये नाम सभी को काफी अच्छा लगता है। जिसके बाद एलन अपनी पास्ट लाइफ के बारे में याद करता है और वो ये सोचता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ से निराश नहीं हूँ। और वो अपने भाई को देखते हुए ये कहता है कि फैमिली होना काफी इम्पोर्टेंट है। फिर वो ये सोचता है कि मैं ये बात नहीं जानता कि मैं ये कैसे करूँगा, पर मैं अपनी फैमिली को सर्फ डॉम से बाहर निकालना चाहता हूँ। अब एलन 5 साल का हो चुका है और वो अपने डैड के साथ अप्रेजल सेरेमनी के लिए जा रहा होता है। उसके डैड उसे बताते हैं कि ये एक ऐसी सेरेमनी है जहाँ पर सर्फ से लेकर नोबल सारे ही पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं अगर तुम्हारे पास कोई टैलेंट होगा तो तुम सर्फ डॉम से बाहर निकल सकते हो। करीना और उसके डैड भी उन दोनों के साथ जा रहे होते हैं। जिसके बाद ये सारे एक गाँव में आ जाते हैं। एलन ये देखता है कि सामने काफी सारे बच्चे हैं और सभी ने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, यानी कि सारे बच्चे उन सभी से अच्छे लग रहे हैं। तभी अचानक सामने से कुछ लोग आते हैं जिन्हें हम प्रीस्ट कह सकते हैं और वो यहाँ पर इस सेरेमनी के बारे में बताना शुरू करते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पर काफी सारे हीरोज देखे हैं और कुछ हीरोज ऐसे भी हैं जो कि सर्फ डॉम से आए थे। ये सुनते ही सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्या सच में सर्फ डॉम से? जिसके बाद ये सारे इस चर्च के अंदर आ जाते हैं। एलन ये देखता है कि सामने कुछ स्टैचूज बने हुए हैं और वो बीच वाले स्टैचू को देखकर ये कहता है कि यही गॉड ऑफ क्रिएशन है, यानी कि एल्मिया, और इन्होंने ही मुझे वो मैसेज दिया था। अब एक एक करके सारे बच्चे सामने आते हैं और पहली बारी आती है पेलेमस की। और जैसे वो इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो पीछे उसका सारा स्टेटस सामने आ जाता है। अरे वाह बच्चे, तुम्हारे पास तो मर्चेंट का टैलेंट है। और ये सुनते ही उसके डैड भी काफी खुश हो जाते हैं। अरे वाह मेरा लाडला। एलन अपनी ग्रीमोर को चेक कर रहा होता है और तभी उसे ये बात पता लगती है कि उसकी ग्रीमोर काफी स्पेशल है और कोई भी उसके अलावा इस ग्रीमोर को देख नहीं सकता। अब एक और बच्चा सामने आता है और जैसे वो इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो उसके पास कोई भी टैलेंट नहीं होता और वो साइड हो जाता है। एक एक करके सारे बच्चे सामने आते हैं और किसी के पास कुछ टैलेंट होता है और जिसके पास टैलेंट नहीं होता वो भी साइड हो जाते हैं। और अब बारी आती है एलन और करीना की। ये दोनों भी आगे आ जाते हैं। करीना जैसी आगे जाकर इस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखती है तो वो काफी ग्लो करनी शुरू हो जाती है और उसके सारे स्टैट्स सामने आ जाते हैं। प्रीस्ट ये कहते हैं अरे वाह बच्ची, तुम्हारे पास तो एक सॉर्ड लॉर्ड की पावर्स हैं। ये देखकर सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं और साथ में उसके डैड भी। एलन जैसे ही उस क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है तो उसके अंदर से काफी रोशनी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और ये करीना से भी काफी ज्यादा होती है, जिससे वो पीछे गिर जाता है। सारे लोग इस बात से हैरान होते हैं कि एलन के पास कौन सा टैलेंट है। प्रीस्ट ये बताते हैं कि इस बच्चे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है। पर जैसे एलन अपनी ग्रीमोर में देखता है तो वहाँ पर उसके टैलेंट की जगह पर कुछ काफी अजीब सा लिखा होता है। एलन को ऐसा लगता है कि पक्का ये कोई न कोई ग्लिच है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं और उसकी मॉम उन दोनों का ही वेट कर रही होती है। रॉडेन अपने बच्चे को समझाने का ट्राई कर रहे होते हैं कि भले ही तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है पर फिर भी तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो और हम एक ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई भी बाथटब नहीं है, फिर भी हम काफी खुश हैं। रात में ये सारे लोग आराम से घोड़े बेचकर सो जाते हैं पर एलन अब भी जाग रहा होता है और वो ये सोचता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेला ही हेल मोड खेल रहा हूँ। और उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि उसके हेल मोड खेलने से उसकी प्रोग्रेस 100 गुना कम हो चुकी है। और वैसे भी मैं ये बात जानता हूँ, अगर कोई नॉर्मल इंसान इस गेम को खेलता तो उसकी पक्का हवा टाइट हो जाती, पर मैं इसे कंप्लीट करके रहूंगा चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर एलन और उसकी पूरी फैमिली कहीं पर जा रहे होते हैं पर रॉडिन किसी बात से काफी नाराज है। ये सारे गैडा के पास आ जाते हैं जहाँ पर सारे लोग कैरीना के सॉर्ड लॉर्ड बनने पर काफी खुश हो रहे होते हैं, यानी कि सेलिब्रेट कर रहे हैं। गैडा की वाइफ उन सभी से कहती है कि कुछ टाइम पहले विलेज के चीफ यहाँ पर आए थे और उन्होंने हमें ये चीज दी है। रॉडिन ये देखकर काफी खुश हो जाता है पर फिर भी वो मुंह बना रहा होता है। अच्छा ठीक है, तुम इसे एंजॉय करो। वैसे हमारे यहाँ पर सबसे पहले मेहमानों का स्वागत होता है तो तुम इसे पी सकते हो। पर रॉडिन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है और वो गुस्से में आकर गैडा को ड्रिंक दे रहा होता है। अगर तुम मुझे गुस्से में ये दोगे तो मैं इसे नहीं पीऊंगा। अब इन दोनों में ऐसी ही प्यार भरी नोक झोंक चलनी शुरू हो जाती है। रॉडिन ये कहता है कि मैं तुम्हारी बच्ची को लेकर काफी खुश हूँ, वो हमारी कंट्री को एक नाइट बनकर सर्व कर सकती है और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे टैलेंट वाले लोगों को सर्व के साथ नहीं होना चाहिए। गैडा को ये सुनते ही काफी गुस्सा आ जाता है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। इन दोनों को ऐसा लड़ते हुए देख दोनों स्त्रियां सामने आ जाती हैं जो कि इनकी फाइट को सॉल्व करवाती हैं। जिसके बाद इन दोनों में दोबारा से नोक झोंक स्टार्ट हो जाती है और इस बार ये दोनों इस घर को बनाने के बारे में लड़ रहे होते हैं। गैडा ये कहता है कि इस घर को बनाना काफी मुश्किल था। रॉडिन ये कहता है अरे मैंने तुम्हारी इसमें काफी हेल्प की है, वैसे वो पिलर्स मैंने लगाए थे। अच्छा हाँ तुमने लगाए हैं। अभी दोनों एक साथ उस ड्रिंक को पीते हैं जिसे इन्होंने काफी लंबे टाइम पहले पिया था।
फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ नाइट्स गैडा को आकर ये बताते हैं कि ऑर्डर ऑफ नाइट्स करीना से मिलने के लिए आ रहे हैं और ये सारे दोबारा से उसी विलेज में आ जाते हैं। और यहीं पर हम दोबारा से उसी एक्स यूजर बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है डोगरा। अबे डोगरा या टोकरा? अरे ओए, तुम तो वही बच्चे हो ना जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वैसे तुम जैसे बच्चों का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। तभी करीना सामने आ जाती है। तुम इसके बारे में नहीं जानते, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अरे हाँ, मैं इसे काफी अच्छे से जानता हूँ, इसकी सारी क्लास ई है और ये एक सर्फ है। अगली पल ऑर्डर ऑफ नाइट्स यहाँ पर आ जाते हैं और वो करीना और गैडा को सामने बुलाते हैं और ये दोनों भागते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। एलन भी करीना को देखकर काफी खुश होता है, जिसके बाद ये बंदा गैडा से कुछ कहता है और गैडा उन्हें जवाब देता है कि मेरी बच्ची अभी बस 5 साल की है और उसने आज तक कभी भी रियल स्वॉर्ड को नहीं छुआ है। और इस बंदे का नाम है ज़ेनोफ। वो ये कहता है अगर तुम्हारी बच्ची स्वॉर्ड लॉर्ड है तो तुम्हें दिक्कत कैसी है? देखो गैडा, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला है कि तुम्हारी बच्ची एक स्वॉर्ड लॉर्ड है तो तुम्हें इसके बदले में सजा भी मिल सकती है। और हम इसी बात को पता लगाने के लिए कि तुम्हारी बच्ची एक स्वॉर्ड लॉर्ड है या फिर नहीं, उसके साथ एक डुएल करना चाहते हैं। पर गैडा इस चीज के लिए साफ मना कर रहा होता है। इस बच्ची को फाइट करनी होगी वरना हम इसे और इसकी पूरी फैमिली को यहीं पर खत्म कर देंगे। और अब एक नाइट यहाँ पर एक स्वॉर्ड लेकर आता है। करीना उस स्वॉर्ड को देखकर काफी खुश हो जाती है कि उसे असली में एक स्वॉर्ड चलाने को मिलने वाली है और वो इस डुएल के लिए हाँ बोल देती है। और अब एक नाइट करीना से लड़ने के लिए सामने आ जाता है और इन दोनों के बीच में डुएल स्टार्ट हो जाता है। करीना उसके ऊपर बार बार अटैक्स कर रही होती है पर ये नाइट उसके सारे अटैक्स को काफी आराम से ब्लॉक कर रहा होता है। एलन भी ये सारा कुछ देख रहा है और वो ये सोचता है कि हम दोनों ने काफी बार नाइट खेला है तो उससे करीना की स्किल्स काफी डेवलप हो चुकी हैं और वो लेवल 5 की हैं। अब ये बंदा दोबारा से करीना पर अटैक करता है पर करीना उससे बचकर पीछे हो जाती है। पर अगली पल ये उसके एक जोरदार किक मारता है। ये देखकर गैडा को काफी गुस्सा आ रहा होता है पर ये सारे नाइट्स उसको पकड़ लेते हैं। फिर हम करीना को देखते हैं जिसकी पावर्स धीरे धीरे अवेकन होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद वो काफी तेजी से जाकर इस नाइट पर अटैक्स करना शुरू करती है और इस बार वो इसे काफी मुश्किल से हैंडल कर पा रहा होता है। अगली पल वो इस नाइट की शॉट को भी तोड़ देती है और इस मैच को जीत जाती है, जिससे गैडा और करीना काफी खुश होते हैं और साथ में एलन भी। ये सारा कुछ होने के बाद ज़ेनोफ गैडा के पास जाता है और उससे अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगता है और वो ये कहता है कि चलो तुम्हारी बच्चे के फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हैं और तुम मेरे यहाँ पर इनवाइटेड हो। अरे हाँ, वो तो बात सही है पर मैं वहाँ पर आऊंगा या फिर नहीं वो मैं सोच कर बताऊंगा। वैसे तुम वहाँ पर अपने साथियों को भी ला सकते हो। अब अगले सीन में सारे विलेज चीफ के घर में आ जाते हैं जहाँ पर हम उसी बच्चे को भी देखते हैं जिसका नाम है टोकरा और वो अपने डैड के साथ होता है। जिसके बाद ज़ेनोफ ये बताता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया था ताकि मैं ये देख पाऊँ कि यहाँ पर सच में कोई स्वॉर्ड लॉर्ड है या फिर नहीं। और अब ये बात काफी अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि इस विलेज में सच में एक स्वॉर्ड लॉर्ड है। और वो ये कहते हैं कि पहले हम ये सोच रहे थे कि इस विलेज का नाम तुम्हारे नाम पर रखा जाएगा, पर हमारे लॉर्ड के आदेश के मुताबिक हम ये सोच रहे हैं कि इस विलेज का नाम करीना विलेज रखा जाए क्योंकि यहाँ पर एक स्वॉर्ड लॉर्ड है, जो कि काफी कमाल की बात है। गैडा भी ये सुनते ही काफी खुश हो जाता है। फिर हम एलन को देखते हैं जो कि एक फ्रूट को अपने कपड़ों में छुपा लेता है और इन सभी की बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है। ज़ेनोफ ये बताते हैं कि आज से 3 साल पहले काउंट की फैमिली में एक स्वॉर्ड लॉर्ड पैदा हुआ था पर वो हमारे मुताबिक सही से काम नहीं कर पाया, यानी कि हमारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतरा। एलन भी इन सारी बातों को काफी गौर से सुन रहा होता है और वो ये सोचता है कि स्वॉर्ड लॉर्ड तो सिर्फ सर्फ, कमिनर या फिर बैरन सोशल क्लास में ही पैदा हो सकता है। ज़ेनोफ कहता है कि वो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो सारे रिजल्ट्स को अच्छे से वेरीफाई कर पाए। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि जब करीना 12 साल की हो जाएगी तो वो अकेडमी जा सकती है। जिसके बाद डोगरा ज़ेनोफ से ये पूछता है कि सच में कोई भी बच्चा अकेडमी में जाकर नाइट बन सकता है। वैसे भी हम कुछ टाइम के बाद इस विलेज में एक इंस्ट्रक्टर भेजने वाले हैं तो तुम्हें जमकर मेहनत करनी होगी जिससे तुम आसानी से अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन तभी ज़ेनोफ की नजर एलन पर जाती है और वो ये पूछते हैं काली बाल काली आंखें ये बच्चा है कौन? रॉडिन कहता है अरे ये मेरा लड़का है। गैडा कहता है अरे हाँ, ये इंसान मेरा काफी अच्छा दोस्त है, इसका नाम है रॉडिन। एक सेकंड, क्या तुम वही हो रॉडिन द बोर हंटर? अगर तुम वही हो तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और तुम मुझे इसके लिए माफ करना, तुम इस विलेज के लेजेंड हो और मुझे तुम्हारे सामने रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए। रॉडिन को ये सारी बातें समझ नहीं आती। आखिरकार आप मेरा नाम कैसे जानते हो? वैसे हमारे बैरन को बोर का मीट काफी अच्छा लगता है और मैंने ये भी सुना है कि तुम ग्रेट बोर को हंट करने में काफी इम्पोर्टेंट रोल निभाते हो। वैसे ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात हमारे बैरन भी कहते हैं। ये सारी बातें सुनने के बाद रॉडिन उनको थैंक्स करता है। फिर हम देखते हैं कि रॉडिन और एलन अपने घर के लिए निकल जाते हैं और वो ये सोचता है
कि मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि मेरे जैसा एक आम इंसान भी बड़े लोगों से तारीफें पा सकता है। जिसके बाद एलन अपनी पॉकेट से कुछ फ्रूट्स को बाहर निकालता है जो कि उसने अपनी मॉम और अपने भाई के लिए बचाए होते हैं। और तभी उसके डैड भी अपनी पॉकेट से कुछ और फ्रूट्स बाहर निकालते हैं। अरे बेटे, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। जिसके बाद ये दोनों ठहाके लगाकर जोर जोर से हंसते हैं। यानी कि इन दोनों ही बाप बेटे की जोड़ी काफी कमाल की है। कुछ टाइम ऐसे ही बीत जाता है और एलन की समनिंग स्किल भी लेवल 3 की हो चुकी है और अब वो एफ रैंक के क्रिएचर्स को भी काफी आराम से समन कर पाता है। यहाँ तक कि उसका कार्ड इन्वेंटरी स्पेस भी पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुका है और एलन इससे काफी खुश होता है। और जब उसने पहली बार समनिंग स्किल को लेवल अप किया था तो उस बात को 2 साल बीत चुके हैं। जिसके बाद ये सारे दोबारा से घर में आ जाते हैं और एलन की मॉम दोबारा से प्रेग्नेंट होती है। रॉडेन ये कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने बच्चे का नाम दोबारा से सोचना चाहिए। पर वो ये कहती हैं, तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर इस बार लड़की होगी तो उसका नाम मैं सोचूंगी। तभी अचानक से एलन के पास द गॉड ऑफ क्रिएशन का मैसेज आता है और वो अपने डैड से पता करता है कि उनके हाथ पर लगा हुआ घाव सही हो गया और वो उसे सारी कहानी बताना शुरू करते हैं कि कैसे उन्हें ये चोट लगी थी और अब वो पहले से ठीक हैं। यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को एक ऐसे मोमेंट के बारे में बताते हैं जो कि काफी रेयर मोमेंट होता है जहाँ पर तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं करती और तुम्हारी बॉडी एनर्जी से भर जाती है। और वो भी ये सोचता है शायद इस वर्ल्ड में लेवल अप होने को ऐसे ही डिस्क्राइब करते होंगे। लेकिन भाई अब भी इस बच्चे का लेवल 1 है क्योंकि उसने अभी तक किसी भी मॉन्स्टर को जान से नहीं मारा है। पर उसके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सर्फ इस विलेज से बाहर नहीं जा सकते, वो सिर्फ बोर हंटिंग ही कर सकते हैं। उसके डैड उसे समझाते हैं कि हंटिंग कोई खेल नहीं है, ये काफी डेंजरस है और इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। रात में ये सारे घोड़े बेचकर सो जाते हैं पर एलन अब भी जागा हुआ है और वो गॉड ऑफ क्रिएशन के मैसेज को पढ़ता है जिससे वो काफी खुश हो जाता है। लगता है उन्होंने वो ग्लिच सही कर दिया। यहाँ तक कि उसे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि वो इस वर्ल्ड में ई रैंक पर इसलिए है क्योंकि वो हेल मोड खेल रहा है। पर वो ये देखकर काफी खुश हो जाता है कि डेवलपर ने उसे उसका एक अलग सिस्टम दिया है जहाँ पर वो अपना रियल स्टेटस चेक कर सकता है। वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसकी काफी सारी स्किल्स एस रैंक की हैं। वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए डैंका का यूज करता है जिससे डैंका की सारी एबिलिटीज +1 से काफी गुना बढ़ जाती हैं और अब वो डैंका को भी यहाँ पर समन कर लेता है। अगली पल उसकी मॉम भी यहाँ पर आ जाती हैं और वो ये पूछती हैं कि तुम अभी तक सोई नहीं। पर वो अपने सामने डैंका को देखती हैं और उसे कुचलकर मार देती हैं। सुबह के टाइम में एलन के डैड अपने काम पर जा रहे होते हैं और वो उन्हें गुड बाय करता है। एलन काफी सारी फ्यूजन कॉम्बिनेशन को ट्राई कर चुका है पर उसने अभी तक किसी और को अनलॉक नहीं किया है और वो इसे एक और बार ट्राई करता है और उसे एक न्यू कार्ड मिल जाता है। जैसे ही एलन उसे अपने सामने समन करता है तो वो ये देखता है कि एक छोटा सा एप्पल है जिसके हाथ और पैर हैं और इसके पास एक काफी स्पेशल एबिलिटी भी है। एलन इसका नाम रखता है एप्पो और उसे ये कहता है कि वो अपनी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करे जिससे ये एप्पल जमीन में घुस जाता है और उसके ऊपर लगी हुई ये टहनी काफी बड़ी हो जाती है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एलन और करीना नाइट नाइट खेल रहे होते हैं और वो करीना के इस बार काफी सारे अटैक्स को आसानी से डॉज कर पाता है पर फिर भी उसकी हालत काफी खस्ता हो जाती है। पर करीना को भी ये बात समझ आ जाती है कि एलन पहले के मुकाबले काफी टफ हो चुका है। वो भी ये चेक करता है कि उसकी स्वॉर्ड मास्टर स्किल भी लेवल 3 की हो चुकी है। अब वो अपनी एक और स्किल को लेवल अप करने का ट्राई करता है जिससे वो सामने पत्थर को थ्रो करता है और ऐसा वो 20,000 बार कर चुका है पर अब भी उसकी स्किल लेवल अप नहीं होती जिससे वो काफी निराश हो जाता है। लेकिन उसने अपने पास में काफी सारे एपोस को समन कर लिया है और वो यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन बना चुका है जिसके अंदर से काफी अच्छी खुशबू आ रही होती है और इससे उसे एक और बात भी क्लियर हो जाती है कि इससे उसका एमपी को रिकवर करने का टाइम 6 घंटे से 5 घंटे हो चुका है। रात में ये सारे बैठे हुए रॉडेन का इंतजार कर रहे होते हैं पर तभी अचानक से उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और जैसे ये सारे बाहर जाकर देखते हैं तो सामने से कुछ लोग रॉडेन को एक लकड़ी पर रखकर ला रहे होते हैं और वो काफी इंजर्ड है। अब ये सारे उसे लेकर घर में आ जाते हैं। गैडा ये बताता है कि एक जंगली बोर ने इसके पेट में सींग मार दिए हैं और एक हब की वजह से हम इसे अभी तक जिंदा रख पाए हैं। थेरेसी ये पूछती है कि तुम्हारे पास इतनी इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से आई और गैडा ये बताता है कि जेनोफ ने मेरी बेटी के साथ जो किया था उसके बदले में मैंने उससे काफी सारे गोल्डन कॉइन्स लिए थे और इसी से ही मैंने उसे परचेज किया। अब ये सारे ऐसे ही बहस कर रहे होते हैं तभी मैश भी यहाँ पर आ जाता है और वो काफी रोना शुरू कर देता है। एलन उसे लेकर अंदर जाता है और गैडा इन सभी को लेकर बाहर आ जाता है। अब ये सारे एक ही बात कर रहे होते हैं कि इसमें सारी गलती उस कॉमिनर की है। एलन गैडा से पूछता है क्या ये बात सच है, जिसके बाद गैडा एलन को सारा कुछ बताना शुरू करता है कि कैसे वो हंटिंग करते हैं और कैसे वो कुछ टाइम पहले चीफ के पास गए थे जिन्होंने उनसे कहा था कि वो इसके अंदर कॉमिनर्स को भी शामिल करें। और जैसे कि तुम ये बात जानती हो कि जेनोफ ने रॉडेन को सभी के सामने काफी अच्छा टाइटल दिया था
तो इसीलिए सभी को ऐसा लगा कि अगर बोर हंट में रॉडेन उनके साथ होगा तो सारे के सारे कॉम्यूनर्स सेफ होंगे। वैसे भी हमें ये बात पसंद नहीं आई थी, पर फिर भी हम चीफ के ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर पाते। जिसके बाद गैडा ये बताता है कि किसी भी कॉम्यूनर ने प्रैक्टिस नहीं की थी और इसलिए उन्होंने उन कॉम्यूनर्स को काफी आसान काम दिया था कि वो इस जंगली बोर का ध्यान भटकाएं। लेकिन वो सारे के सारे लोग बोर को देखकर काफी डर जाते हैं और यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और एक कॉम्यूनर नीचे गिर जाता है तो रॉडेन उसे बचाने के लिए सामने आता है तो ये जंगली बोर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रॉडेन काफी दूर जाकर गिरता है और वो काफी इंजर्ड भी हो जाता है। अब प्रेजेंट में गैडा ये बताता है कि हमने उस बोर को जान से मार दिया है और कल मैं रॉडेन के हिस्से का मीट लेकर यहाँ पर आ जाऊंगा, और ये बोलते ही वो यहाँ से चला जाता है। अब अगली सुबह जैसे ही रॉडेन की आंख खुलती है तो सारे लोग उसे देखकर काफी खुश हो जाते हैं, पर एलन ये सोचता है कि वो इस वर्ल्ड में बस लेवल अप करने के बारे में सोच रहा है, पर उसके पास कोई भी पर्पस नहीं है और बिना पर्पस के लेवल अप करना एकदम बेकार है। और वो ये सोचता है कि इस वर्ल्ड में जो भी लोग रह रहे हैं ये चीज उनके लिए कोई गेम नहीं है, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए हर वो कोशिश कर रहे हैं जो कि उनसे बनती है। अब गैडा भी उस मीट को लेकर रॉडेन के पास आ जाता है और वो ये कहता है, अरे ओए भाई चिंता मत करना, हम पूरे विंटर्स तुम्हारा ध्यान रखने वाले हैं। एलन भी पटाख से खड़ा हो जाता है और वो अपने डैड से ये कहता है, अरे डैड आप बस रेस्ट कीजिए और बाकी काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, और हाँ मैं अपनी फैमिली को एकदम सेफ रखने वाला हूँ। ये सुनते ही वो सारे लोग काफी हक्के बक्के रह जाते हैं। जब अगली सुबह एलन पानी भर रहा होता है तो वो पानी की 2 बकेट को भर लेता है। सारे लोग उससे कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए काफी भारी हो जाएगा, पर वो इसे काफी आराम से उठा लेता है और चलता है। अब ये ऐसे ही अपने बारे में सोचता हुआ जा रहा होता है। यही से हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि गैडा एलन को पोटैटोज हार्वेस्ट करना सिखाता है। अरे बच्चे तुम्हें बस एक काम करना है कि इसे जड़ से पकड़कर खींचना है, और एलन भी ऐसा करने का ट्राई करता है पर वो एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा होता है। अरे ओए बच्चे तुम्हें एक हाथ का इस्तेमाल नहीं करना, जरा दोनों हाथ लगाओ। लेकिन वो एक ही हाथ से इन सारे पोटैटोज को काफी आराम से बाहर निकाल लेता है। गैडा उससे कहता है, मैं ये बात पहले से ही जानता था कि तुम काफी टफ हो, लेकिन जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। अब वो जाकर ऐसे ही और भी ज्यादा पोटैटोज को हार्वेस्ट करना शुरू कर देता है, जिससे वो काफी सारे पोटैटोज हार्वेस्ट कर लेता है, यानी कि ये सारी बकेट्स भर जाती हैं। अब कुछ टाइम के बाद उनके घर पर विलेज के चीफ आते हैं और साथ में वो कॉम्यूनर भी होता है और वो उनके लिए काफी सारे फ्रूट्स भी लेकर आते हैं और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांग रहे होते हैं, और साथ में ये कॉम्यूनर भी माफी मांगता है। अरे ओए मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। रॉडेन उससे कहते हैं कि तुम अगली बार काफी केयरफुल रहना, पर थेरेसिया उसके ऊपर काफी गुस्सा करना शुरू कर देती है। ये सारी ही तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से मेरे पति की जान भी जा सकती थी। मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं। लेकिन वो बाद में पोलाइट हो जाती है। वो ये कहती है कि सभी की एक फैमिली होती है तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि रॉडेन को ठीक देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। अब एलन दोबारा से खेतों में आ जाता है और वो यहाँ पर काफी सारे होपर्स को समन करता है और साथ में कुछ ट्रैप्स भी लगाता है। वो इनसे कहता है कि वो अपनी स्किल प्रोवोक का इस्तेमाल करें, जिसके बाद वो जाकर छुप जाता है और वो ये सोचता है कि अगर मैंने आज 50 डक्स को या फिर वाइल्ड बर्ड को पकड़ लिया तो मेरी फैमिली काफी आसानी से पूरे विंटर्स में सरवाइव कर पाएगी। लेकिन ऐसे वेट करते करते काफी लंबा टाइम बीत जाता है पर कोई भी बर्ड या कोई भी चीज ट्रैप में नहीं आती और एलन काफी बोर हो जाता है। पर वो ये देखता है कि सामने से एक बर्ड यहाँ पर आ रही है और ये बर्ड दिखने में काफी बड़ी होती है और वो यहाँ पर आकर सारे ही ट्रैप्स को तोड़ना शुरू कर देती है और साथ में हॉपर्स को भी जान से मार रही होती है। एलन इसे देखकर ये सोचता है कि ये वही बी रैंक मॉन्स्टर एल्बा हेरॉन है। एलन को ऐसा लगता है कि वो इससे फाइट नहीं कर पाएगा और वो यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने स्टैट्स को चेक करता है जो कि पहले के मुकाबले काफी गुना बढ़ चुके होते हैं और अब वो इससे फाइट करने का डिसाइड करता है। अब एलन उसके ऊपर एक पत्थर फेंक कर मारता है और उसके ऊपर अपनी स्टिक से भी अटैक करता है, पर ये बर्ड एलन पर एक जोरदार अटैक करती है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो यहाँ पर काफी सारे फीडोस को भी समन करता है जो कि इस बर्ड पर अटैक करना शुरू करते हैं, पर ये बर्ड काफी स्ट्रॉन्ग होती है जो कि इन फीडो को भी मारना शुरू कर देती है। वो दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए आगे जाता है पर ये बर्ड एलन के एक जोरदार पंचा मारती है जिससे उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और उसके सारे के सारे समनिंग क्रिएचर भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं, जिससे एलन को ये बात समझ आ जाती है कि वो इससे काफी वीक हो चुका है।
लेकिन ये बर्ड अब भी एलन पर अटैक करने के लिए उसके ऊपर आ जाती है और जैसे ये उसे मारने वाली होती है तो एलन इसे अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, पर ये एल्बा हेरॉन उसके ऊपर काफी भारी पड़ रही होती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि एलन यहाँ पर कुछ इंसेक्ट्स को समन करता है जो कि इस एल्बा हेरॉन की एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उसे सक कर रहे होते हैं। लेकिन ये एल्बा हेरॉन उन सभी को काफी आराम से जान से मार देता है। जिसके बाद एलन यहाँ पर कुछ और इंसेक्ट्स को समन करता है और अब ये सारे मिलकर इस एल्बा हेरॉन को काफी आराम से धूल चटा देते हैं। जिसके बाद एलन इस एल्बा हेरॉन को लेकर अपने घर के पास में आ जाता है और सभी को ये बताता है कि ये पीछे ही पास में लैंड हो गया था और मैंने इसके ऊपर पीछे से अटैक किया और ये मारा गया। गैडा भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए इसका ब्लड बाहर निकाल देता हूँ, और वो इस एल्बा हेरॉन को उल्टा लटका देता है जिससे उसका सारा ब्लड नीचे आ रहा होता है। वो एलन को ये बताता है कि वैसे ये एल्बा हेरॉन 60 किलो के होते हैं, पर जब इनकी बॉडी से ब्लड बाहर निकल जाता है तो ये बस 20 किलो के ही बाकी रहते हैं, जिसमें से बस आधा ही मीट खाया जाता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि हमें ई रैंक के मॉन्स्टर्स के ऊपर टैक्स देना नहीं पड़ता, पर ये एल्बा हेरॉन डी रैंक का मॉन्स्टर है तो हमें इसके ऊपर टैक्स भी देना होगा। जिसके बाद ये इस एल्बा हेरॉन के मैजिकल क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और वो ये कहता है कि ये चीज भी टैक्स के अंदर आती है और वैसे भी ये चीज हमारे किसी भी काम की नहीं है, ये तो एकदम यूजलेस है। ये सारी कहानी सुनने के बाद एलन ये कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही एल्बा हेरॉन को लेकर विलेज चीफ के पास आ जाते हैं और उससे बातें कर रहे होते हैं। गैडा उससे कहता है कि हम इसका ज्यादातर हिस्सा आपको दे देंगे, पर उसे ये भी समझ नहीं आता। वो ये कहता है कि बैरन ने इस बार काफी ज्यादा मीट की डिमांड की है, लेकिन गैडा उसे मैजिकल क्रिस्टल दिखाता है पर उसे इसमें भी इंटरेस्ट नहीं होता और अब ये दोनों विलेज चीफ को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। एलन भी ऐसा नाटक कर रहा होता है कि उसे काफी भूख लगी हुई है। ये सारा कुछ देखने के बाद विलेज चीफ उन दोनों की बातों को मान जाता है। अब एलन विलेज चीफ से ये कहता है कि हम फ्यूचर में भी ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको इसका कुछ सामान दे दें और बाकी मीट हम रख पाएं। अरे हाँ एलन, तुम एकदम सही कह रहे हो, और वैसे भी इसे पकड़ना काफी मुश्किल है, क्यों है ना विलेज चीफ। और वो इन दोनों की बातों में आ जाते हैं और इनकी बातों को मान लेते हैं। यहीं से हमारी कहानी चेंज हो जाती है। एलन दोबारा से खेतों में आ जाता है जहाँ पर वो दोबारा से ट्रैप लगाते हैं और दो एल्बा हेरॉन्स यहाँ पर आ जाते हैं। एलन फिर से सकर्स को समन करता है जो कि इनकी सारी एनर्जी को ड्रेन करना शुरू कर देते हैं और अब ये सारे मिलकर इन दोनों ही एल्बा हेरॉन्स को काफी आराम से जान से मार देते हैं। जिसके बाद वो इन सारे के सारे समन्स को दोबारा से कार्ड में कन्वर्ट करके ग्रीमोर में ऐड कर देता है। ये सारा कुछ करने से उसे 200 एक्सपी मिल जाती है और उसका लेवल भी 2 हो जाता है। वो अपने स्टैट्स को भी चेक करता है। इतनी मेहनत करने के बाद भी ये स्टैट्स ज्यादा बूस्ट नहीं होते, पर फिर भी एलन काफी खुश है कि उसने पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। इन दोनों ही एल्बा हेरॉन्स को लेकर वो अपने घर आ जाता है और रोडिन भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसके बेटे ने इस बार 2 एल्बा हेरॉन्स को हंट किया है। जिसके बाद वो करीना के साथ खेलने के लिए निकल जाता है और साथ में एलन ये बताता है कि उसका जो गोल था कि उसे कम से कम 10 मॉन्स्टर को जान से मारना है, वो उसने पूरा कर लिया है। यानी कि अब उनके पास इतना मीट है कि वो विंटर्स में काफी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं और उसे अपना लेवल बूस्ट करने के लिए 20 और मॉन्स्टर्स को जान से मारना है। इस बंदे का बिल्कुल भी फाइट में ध्यान नहीं होता तो करीना पीछे से उसके ऊपर अटैक करती है और उसे हरा देती है और वो यहाँ से चली जाती है। अब रात में एलन अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ होता है और वो उन्हें ये बता रहा होता है कि जब वो 1 साल का था तो उसने एक ओरेकल सुना था जहाँ पर गॉड ने उससे कहा था कि वो उसे पावर और विजडम देंगे, पर उसके सामने कुछ ऐसी चुनौतियाँ आएंगी जो कि 100 लोगों के सामने आती हैं, पर इससे वो काफी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ये सुनने के बाद उसके पेरेंट्स काफी शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी मॉम उससे ये पूछती है तो उस सेरेमनी का क्या होगा। एलन ये बताता है कि मैंने कुछ टाइम पहले एक और ओरेकल सुना है। गॉड ने मुझसे ये कहा है कि मेरी रैंक इतनी लो इसीलिए है क्योंकि मेरी ट्रायल की प्रोग्रेशन काफी स्लो है। एलन उन सभी को ये बताता है कि ऐसा भी हो सकता है उसका ये टैलेंट काफी न्यू है और इसीलिए उसकी रैंक भी काफी लो है। पर बेटे तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है? एलन उन सभी को कुछ भी नहीं बताता। उसको ऐसा लगता है कि वो क्रीचर्स को समन कर सकता है और साथ में उन्हें कंट्रोल भी। ये सुनने के बाद सारे लोग उसके बारे में काफी बुरा सोच सकते हैं, लेकिन तभी उसकी मॉम थेरेसिया उसे गले से लगा लेती है और वो ये पूछती है कि तुम अब क्या करोगे। वो ये कहता है कि मैं इन सारे ट्रायल्स को पास करने वाला हूँ और सभी को ये साबित करूंगा कि मैं काफी वर्दी हूँ। रॉडेन उससे कहता है क्या मैं ये बात गैडा को बता सकता हूँ? वैसे भी वो अपनी बेटी की काफी तारीफें करता रहता है तो मैं उससे कह सकता हूँ कि मेरा बेटा भी काफी इनक्रेडिबल है। अब एलन 6 साल का हो चुका है और उसने काफी सारे एल्बा हेरॉन्स को भी हंट कर लिया है। जिसके बाद वो गैडा के साथ एक विलेज में आ जाता है।
ये दोनों यहाँ पर इसलिए आए होते हैं ताकि वो ट्रेड कर सकें और ये एलन का पहली बार होता है। एलन गैडा से ये पूछता है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि सर्फ और कॉम्यूनर में क्या डिफरेंस होता है? और गैडा उसे काफी अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन करता है कि पहले हमारी सोशल क्लास है और दूसरा है टैक्स। वैसे मैंने ये बात सुनी है कि बैरन किसी को भी कॉम्यूनर का टाइटल दे सकते हैं, पर ये बात सच है या फिर झूठ मैं इसके बारे में नहीं जानता। ये दोनों ऐसे ही बातें करते करते एक शॉप में आ जाते हैं जहाँ पर वो सामने वाले बंदे को कुछ मीट के पीसेस देते हैं और वो उन्हें बदले में सॉल्ट दे देता है, यानी कि नमक। और ऐसे ही ट्रेड करते करते उन्हें काफी सारा खाना और वुड मिल जाती है और एलन ये बताता है कि एक पैकेट मीट के बदले में हमें 4 दिन की वुड मिल जाती है, जिसे हम काफी आसानी से 4 दिनों तक जला सकते हैं। अगली बार एलन ट्रेड करने के लिए अकेला ही इस विलेज में आता है और वो एक शॉप में आने के बाद सॉल्ट को बाय कर रहा होता है। वो ये पूछता है कि इस सॉल्ट को बाय करने के लिए कितने पैसे लगने वाले हैं या फिर क्या सामान लगेगा। ओ अच्छा, इसे बाय करना है तो 5 सिल्वर्स। जिसके बाद वो एक फ्रूट के ठेले पर आ जाता है और ये वाला फ्रूट काफी महंगा होता है। ऑनर ये बताता है कि तुम्हारे पास जो एक मीट का पैकेट है उसके बदले में बस एक ही फ्रूट आने वाला है। एलन ये सारी बातें सोचता हुआ जा रहा होता है और साथ में वो इन सारी बातों को अपनी ग्रीमोर में भी नोट कर लेता है। वो ये भी सोचता है कि उसे कितने एल्बा हेरॉन्स को हंट करना है। जिसके बाद वो एक शॉप में आ जाता है और ये पता करता है कि आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे एमपी को रिकवर किया जा सके। अरे नहीं बच्चे, हमारे पास इतना एडवांस कुछ भी नहीं है। पास में ही उसे काफी सारे हर्ब्स मिल जाते हैं जिसे वो अपनी ग्रीमोर में ड्रॉ कर लेता है और वो एक हर्ब के बारे में इस मालिक से पूछता है और वो ये कहता है, अरे मेरे पास वो वाला हर्ब नहीं है, अगर होता भी तो मैं उसे सेल नहीं करता और वैसे भी वो वाला फ्लावर मैं पहले ही बेच चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा निराश हूँ। एलन उससे ये पूछता है, क्या आप गैडा की बातें कर रहे हो? और वो ये कहता है, अरे हाँ मैं उसी की बातें कर रहा हूँ। एक दिन वो मेरी शॉप में आ गया और वैसे भी मुझे वो फ्लावर उसे नहीं देना था जो कि 5 गोल्डन कॉइन्स का था, पर वो मुझसे जिद करने लगा कि उसे ये 3 गोल्डन कॉइन्स में चाहिए। और ये सारा इंसिडेंट होने के बाद से ही ये टकला काफी नाराज है। एलन उससे कहता है कि आपने वो जो मुलेट से फ्लावर दिया था उसकी वजह से ही मेरे फादर आज जिंदा हैं, तो आप इस मीट के बॉक्स को रख सकते हो। जिसके बाद वो एक वेपन की शॉप में आ जाता है जहाँ पर काफी सारे वेपन्स रखे हुए होते हैं और यहीं पर हम उसी बच्चे को देखते हैं जिसका नाम है डोगरा यानी कि टोकरा। और वो ये पूछता है कि तुम्हें हमारी शॉप से क्या चाहिए, जल्दी बोलो। अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और ये बोलते ही एलन यहाँ से जा रहा होता है, पर डोगरा उसके ऊपर अटैक कर देता है। तुम यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकते और वैसे भी जब तक तुम मेरे सर्वेंट नहीं बन जाओगे मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा, समझे? अबे ओए चपड़ गंजू, शांत हो जा और तू चाहे कोई सा भी वेपन लेकर आ सकता है, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही डोगरा की काफी ज्यादा फट जाती है और वो यहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो एक स्टिक लेकर दोबारा से यहाँ पर आता है और एलन पर अटैक्स करना शुरू कर देता है। पर एलन भी उसके सारे अटैक से काफी आराम से डॉज कर रहा होता है। जिसके बाद वो उसकी स्टिक को भी गिरा देता है और बाद में डोगरा हार जाता है। कहानी दोबारा से एलन के घर पर आती है जहाँ पर रॉडिन पहले के मुकाबले काफी ठीक फील कर रहे होते हैं और अब उनके घर में एक और लड़की आ चुकी है जो कि है एलन की छोटी बहन। जिसके बाद ये सारे बच्चे मैदान में आ जाते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। डोगरा भी यहीं पर है और साथ में करीना इस बंदे को शॉट चलाना सिखा रही होती है। एलन उस बच्चे को नोटिस कर रहा होता है और वो ये कहता है कि सच में ये बच्चा काफी अच्छे से कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पास स्पीयर यूजर का टैलेंट है। अब रात में रॉडिन और गैडा घर पर आ जाते हैं और वो थेरेसिया और बाकी सबको ये बता रहे होते हैं कि बैरन ने हमें बुलाया था और वो ये चाहते हैं कि हम जिस बोर को उन्हें मार कर देते हैं उसकी काउंटिंग हम 10 से 15 कर दें और इसके लिए वो ये चाहते हैं कि इस बार भी हम कॉम्यूनर्स को अपने साथ हंट करने दें। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है कि अगर ये सारे ऐसा नहीं कर पाए तो बैरन यहाँ पर कुछ और नए सर्फ ले आएंगे, यानी कि इसका मतलब साफ है कि जो सर्फ हंट नहीं कर सकते उनकी जमीनें उनसे छीन ली जाती हैं। गैडा ये कहता है एक और काफी बड़ी दिक्कत की बात है कि वो ये चाहते हैं कि हम अगले साल 20 बोर्ड्स को हंट करें, यानी कि इस बार 15 और अगले साल 20। रॉडिन भी इन सारी चीजों के लिए तैयार नहीं होता और एलन उनसे कहता है कि अगर आपने उनकी ये बातें मान ली तो अगली बार वो आपसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे। रॉडिन उससे पूछता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम अपने साथ कॉम्यूनर्स को ऐड करें? एलन कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, पर गैडा ये कहता है कि वो सारे एकदम यूजलेस हैं, लेकिन आपको उन्हें यूजफुल बनाना होगा और वैसे भी मेरे पास विजडम है जो कि मुझे लॉर्ड एल्मिया ने दी है। सीन चेंज होता है और ये तीनों ही हंट करने के लिए रेडी हो चुके हैं और इनका साथ देने के लिए सामने सारे के सारे कॉम्यूनर्स खड़े हुए हैं जो कि खुद तो मरने वाले हैं और साथ में इन्हें भी लेकर
डूबने वाले हैं। अब ये सारे के सारे बोर हंट करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। रॉडेन और बाकी सभी इन्हें एलन के तरीके से सिखाने वाले हैं ताकि ये सारे काफी जल्दी सीख जाएं, क्योंकि ये सारे एक नंबर के नूब हैं। जिसके बाद ये सारे बोर हंट करने के लिए विलेज से बाहर आ जाते हैं और एलन एक माउंटेन को देख रहा होता है और वो ये बताता है कि ये एक व्हाइट ड्रैगन माउंटेन है। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि उसने एक कहानी सुनी है कि यहाँ पर एक मिथिकल व्हाइट ड्रैगन रहता है जो सच में काफी खतरनाक है। यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर ये सारे के सारे कॉम्यूनर्स बोर को हंट कर रहे होते हैं और उसे अपने पीछे लाने का ट्राई कर रहे होते हैं। अब ये सारे एक साथ मिलकर उसको रोक लेते हैं। रॉडेन और बाकी सभी उसे मारने के लिए आगे पहुँच जाते हैं। एलन इनसे कहता है कि तुम भी आगे जाओ और वो भी ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद ये सारे मिलकर इस जंगली बोर को काफी आराम से निपटा देते हैं, जिससे इन सभी का लेवल अप हो जाता है, क्योंकि ये बोर सी रैंक था और इससे इन्हें काफी सारी एक्सपी मिल जाती है और ये सारे काफी खुश होते हैं। यहाँ पर कुछ कॉम्यूनर्स पानी भर रहे होते हैं। एलन उनसे कहता है, क्या तुम मेरे डैड से बात कर सकते हो? क्या मैं बोर हंट कर सकता हूँ, वो भी स्पीयर से? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैंने इस बारे में बात की तो रॉडेन मेरी खाट खड़ी कर देंगे। वैसे मैं तुम सभी को देखकर काफी जलता हूँ, क्योंकि मुझे भी शिकार करना है, लेकिन मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो मुझे उसके लिए सेफ रहना होगा। जैसे ही एलन को ये पता लगता है कि ये इंसान एक बूचर है तो वो उसे लेकर एल्बा हेरॉन्स के पास आ जाता है। एलन उससे कहता है कि वो इन्हें बूचर करे, जिसके बदले में वो उसे एल्बा हेरॉन्स के 2 मीट के पैकेट देगा। जिसके बाद वो ये कहता है कि वो अपनी फैमिली को सर्व से कॉम्यूनर्स में लाना चाहता है, जिसके लिए उसे 50 गोल्ड कॉइंस चाहिए और इसलिए वो इन एल्बा हेरॉन्स को बेचने वाला है। जिसके बाद ये सारे के सारे सर्व्स दोबारा से बोर हंट करने के लिए आ जाते हैं और इस बार उनके साथ कुछ नए कॉम्यूनर्स भी होते हैं और ये अपनी वही पुरानी स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो इस बोर को काफी आराम से जान से मार देते हैं, जिससे इन सभी का दोबारा से लेवल अप हो जाता है। फिर हम एलन को देखते हैं और उसका भी लेवल अप हो चुका है और अब उसका लेवल है 3। जिसके बाद वो ये कहता है कि वो अपने समन किए गए क्रिएचर को अपने 50 मीटर के दायरे में कहीं पर भी समन कर सकता है। फिर हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एलन और करीना इस विलेज के चीफ के घर से वापस आ रहे होते हैं और ये दोनों ही न्यू ईयर की पार्टी को एंजॉय करके आ रहे हैं और विलेज चीफ ने इन दोनों को काफी सारा सामान भी दिया होता है और ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। जिसके बाद ये दोनों गैडा के घर पर आ जाते हैं और ये सारे मिलकर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। तभी ये बात सामने आती है कि इस बार इन सभी ने 15 बोर्ड्स का कोटा पूरा कर लिया है और इसीलिए विलेज चीफ भी काफी खुश हैं। रॉडेन ये कहता है, अगर सारा कुछ ऐसे ही चलता रहा तो इस बार हम काफी आसानी से 20 बोर्ड्स को भी जान से मार देंगे और ये सारा कुछ एलन की वजह से हो रहा है। उसका नया प्लान काम कर गया। तभी गैडा ये देखता है कि एलन के पीछे एक बोतल रखी हुई होती है और वो ये कहता है, अरे ओए तुम्हारे पास ये क्या है? एलन उसे ये बताता है कि विलेज चीफ ने उसे ये लिकर की बोतल दी है और वो ये कहता है कि ये बस मेरी है और मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। ये सुनते ही गैडा काफी नाराज हो जाता है। वैसे तुम इसके लिए काफी छोटे हो तो तुम इसका क्या करोगे? एलन उससे कहता है, वैसे अगर आप दोनों मुझे कॉन्टेस्ट में हरा दोगे तो मैं ये आपको दे दूंगा, लेकिन हाँ अगर मैं जीत गया तो आप मुझे बोर हंट में स्पीयर से अटैक करने दोगे। ये सुनते ही वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं। जिसके बाद एलन और गैडा एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं और ये दोनों ही आर्म रेसलिंग करने वाले हैं और हमें ये पता लगता है कि एलन ने अपने सारे पॉइंट्स अपनी स्ट्रेंथ पर लगाए हुए हैं और जैसे ही ये मैच स्टार्ट होता है तो गैडा एलन को हरा रहा होता है, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि एलन उसे काफी खतरनाक धोबी पछाड़ देता है और गैडा को एक ही झटके में हरा देता है। वैसे इन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि इनके स्टैट्स 150 से 200 के बीच में है। अब बारी आती है रॉडेन की, जो कि एलन के सामने आकर बैठ जाते हैं और इन दोनों में आर्म रेसलिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू में ऐसा लगता है कि एलन उन्हें हरा देगा, पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि रॉडेन एलन को काफी आराम से हरा देते हैं। अरे यार सच में डैड के स्ट्रेंथ वाले स्टैट्स 300 से भी ज्यादा हैं। ये दोनों ही इस फाइट को जीत चुके हैं। जिसके बाद ये सारे बैठकर आराम से ड्रिंक कर रहे होते हैं। एलन ये सोचता है कि इन दोनों की स्ट्रेंथ को देखकर ये तो पता लग गया है कि गैडा डी रैंक का है और मेरे डैड वो सी रैंक के हैं। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि एलन की काफी सारी स्किल्स लेवल अप हो चुकी हैं। वो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि अब वो ई रैंक के क्रिएचर्स को भी समन कर सकता है और यहाँ तक कि उसे कुछ न्यू टाइप्स के समन्स भी मिले होते हैं और इन सभी का पता लगाने के लिए उसे अलग अलग तरह के फ्यूजन्स भी करने होंगे। और अब वो ये देखता है कि उसे उसके ग्रीमोर में एक अलग से स्टोरेज स्पेस मिला हुआ है और वो इसके अंदर एक पत्थर डालकर देखता है, पर उसे इसके अंदर उस पत्थर के गिरने की आवाज नहीं आती, यानी कि ये स्पेस काफी बड़ा है। वो इसके अंदर हाथ डालकर देखता है तो उसे ये पत्थर काफी आराम से मिल जाता है, यानी कि एलन इस वाले स्टोरेज स्पेस में सारी चीजों की मेंटल इमेजेस देख सकता है और उन्हें काफी आराम से ढूंढ सकता है। वो एक एक करके इसके अंदर काफी सारे सामान को डालना शुरू कर देता है, जिससे उसे ये बात क्लियर हो जाती है कि इसके अंदर सामान डालने की कोई भी लिमिट नहीं है, यानी कि वो इसके अंदर
अंदर जितना चाहे उतना सामान डाल सकता है, पर उसे ये बात समझ नहीं आती कि किसी भी कैरेक्टर के पास स्टोरेज का एक लिमिट होता है और वो ये सोचता है पर मेरे पास इतना ज्यादा स्पेस क्यों है, कहीं इसके पीछे कोई रीजन तो नहीं है, कोई ऐसा रीजन जिसकी वजह से ये स्किल मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि एलन एक ई रैंक क्रिएचर को समन करने का ट्राई करता है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके पास कोई भी ई रैंक का मैजिकल स्टोन नहीं है। यानी कि ई रैंक के क्रिएचर्स को समन करने के लिए उसे मैजिकल आइटम्स की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है और कुछ सामान ढूंढना शुरू कर देता है और फाइनली उसे वो चीज मिल जाती है जो कि उसका बैग है, जिसके अंदर काफी सारे पैसे रखे हुए होते हैं और कुछ मैजिकल स्टोन भी। एलन उस स्टोन को लेकर बाहर आ जाता है और अब वो एक ई रैंक के क्रिएचर को समन करने का ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है, जिसके बाद वो इस मैजिकल स्टोन को अपनी ग्रीमोर में डाल देता है और तभी अचानक से यहाँ पर एक ई रैंक के क्रिएचर का मैजिकल कार्ड अपीयर हो जाता है जो कि एक बटरफ्लाई का कार्ड होता है। और जैसे एलन उसे समन करता है तो वो ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि ये वाली बटरफ्लाई काफी बड़ी है, जिसके बाद वो एक और क्रिएचर को समन करता है और ये दिखने में एक काफी खतरनाक टाइगर लग रहा होता है। एलन इसका नाम रखता है टामा और अब वो टामा और इस बटरफ्लाई को फ्यूज कर देता है, जिससे उसे एक और न्यू कार्ड मिल जाता है। रॉडेन अपने बेटे को ये बता रहे होते हैं कि अब हमारे गांव में कोई भी हॉर्न रैबिट्स नहीं आएंगे क्योंकि हमने इस गांव के चारों तरफ एक गड्ढा बना दिया है, क्योंकि हम इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि वो रैबिट्स काफी कमजोर हैं, पर फिर भी वो छोटे बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सारे के सारे बच्चे करीना के घर पर आ जाते हैं और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। एलन पेलमस से पूछता है क्या तुम मैजिकल स्टोन के बारे में कुछ जानते हो और क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो। पेलमस ये कहता है अरे हाँ, मैं इसके बारे में काफी कुछ जानता हूँ। वैसे ये छोटे जेम्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के हार्ट के पास पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल आमतौर पर मैजिकल वेपन्स को चलाने के लिए किया जाता है। और वैसे भी सी और डी रैंक की मैजिकल स्टोन्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं और अगर तुम्हें ई रैंक की मैजिकल स्टोन्स चाहिए तो वो एकदम यूजलेस हैं, वो तुम्हें कहीं पर भी पड़े हुए मिल जाएंगे। अब पेलमस जमीन पर से ई रैंक का मैजिकल स्टोन उठाकर एलन को देता है और एलन ये सोचता है कि मुझे शायद से ई रैंक की मैजिकल स्टोन्स को विलेज में ढूंढना चाहिए। कहानी चेंज होती है और हम ये देखते हैं कि एलन को विलेजर्स की हेल्प की वजह से काफी सारे ई रैंक के मैजिकल स्टोन्स मिल जाते हैं, जिससे वो अपने ई रैंक के काफी सारे समन्स को भी अवेलेबल करा लेता है। वो इन सभी की एबिलिटीज को भी ट्राई करने के बारे में सोच रहा होता है, पर तभी अचानक से उसकी एक बर्ड यहाँ पर आ जाती है जो कि एलन को वार्न कर देती है। और तभी हम ये देखते हैं कि यहाँ पर भी एक जंगली बोर आ जाता है जो कि एलन की तरफ काफी तेजी से भागता हुआ आ रहा होता है। जैसे ये उसके ऊपर अटैक करता है तो एलन काफी इंजर्ड हो जाता है और उसकी बीन सामने आ जाती है जो कि एलन को हील करना शुरू कर देती है। ये बटरफ्लाई भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करती है जिससे इस बोर को नींद आनी शुरू हो जाती है। और तभी अचानक से टामा यहाँ पर आ जाता है जो कि इसके ऊपर अटैक करता है और इस बोर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। लेकिन तभी एक और जंगली बोर यहाँ पर आ जाता है जो कि एलन पर अटैक करने वाला होता है, पर तभी एलन का एक और समन सामने आ जाता है जो कि इस बोर को रोक लेता है। लेकिन तभी ये बात रिवील होती है कि ये सारा कुछ बस एक सपना है जो कि एलन देख रहा है और वो ये कहता है कि मैं पिछले 7 सालों से यही सपना देख रहा हूँ कि एक समनर को कैसे फाइट करनी चाहिए और अब मैं ये बात जान चुका हूँ कि हर तरह के समन का बैटल में एक अलग ही रोल होता है। जिसके बाद वो अपने सारे के सारे ई रैंक के क्रिएचर्स को समन करता है और वो ये बताता है कि इन सभी के काम अलग अलग हैं। जैसे कि इंसेक्ट टाइप का काम है डीबफ अप्लाई करना, बीस्ट का काम है अटैक करना और बर्ड टाइप का काम है सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। ऐसे ही ग्रास वाले हीलिंग करते हैं और स्टोन वाले डिफेंस का काम। अब उसे ये बात भी समझ आ जाती है कि उसे इतनी स्टोरेज स्किल क्यों मिली, ताकि उसे इन मैजिकल स्टोन्स को हाथ में लेकर घूमना ना पड़े और वो इन सभी मैजिकल स्टोन्स को इस स्पेस में काफी आराम से रख पाए। अब वो ये कहता है कि मेरे पास क्रिएचर्स की एक ऐसी आर्मी है जो कि किसी भी सिचुएशन को काफी आराम से हैंडल कर सकती है और ये एक तरह की अल्टीमेट पावर है जो कि मुझे डीमन लॉर्ड से भी काफी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है और अगले पार्ट के लिए आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप सब जानते हो कि ये एक ऑनगोइंग एनिमे है, तो जैसे जैसे इसके एपिसोड्स आते रहेंगे वो सारे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।